आदरणीय मंच और उतने ही प्रबुद्ध हमारे दूसरे तरफ बैठे हुए प्रोफेशनल साथी, कोई 2000 से ज़्यादा सेमिनार हमने अटेंड किए होंगे इस टॉपिक पे कि मीडिया की साख गिर रही है। लगभग इतने ही इस पे भी कि मीडिया संकट में है। कभी कुछ हुआ क्या? हम सेमिनार करते हैं, एक कुछ उस तरफ बैठ जाते हैं, कुछ इस तरफ बैठ जाते हैं, और मीडिया की साख पता नहीं गिर रही है, बढ़ रही है, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है। पब्लिक एंडोर्समेंट की बात हो तो अखबार भी बढ़ रहे हैं, टेलीविज़न भी देखा जा रहा है, तो पब्लिक एंडोर्स कर रही है। गाली शायद ज़्यादा देती हो तो सभी संस्था को दे रही है। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नहीं 3 के ऊपर करप्शन के चार्जेस हों, उस देश में अब ये कहना कि नैतिकता का पतन एक इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, ये मेरे ख्याल से कुछ गलत होगा। ये जनरल डीजेनरेशन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रॉपर्टी एमएस करने के प्रोसेस में आरोपित किया जाता है तो कोई साधारण बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले खबर आई थी कि कोई एक मंत्री था यूपी का, उसने बेल में निकलने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्चा किया और हाई कोर्ट के जज ने बेल दे दिया, जबकि उसका नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होने वाला था। उसको लगा कि 10 करोड़ ज्यादा काम देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजशिप में क्या रखा है। तो जहां डीजेनरेशन इतना पाल्पेबल हो, इतना वाइड स्प्रेड हो, उसमें ये आवा का आवा खराब है। इसमें आप पत्रकार कोई युधिष्ठिर कहां से लाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। नतीजा ये होता है कि कोई पैरामीटर नहीं है जो मॉरल कोशेंट को आपके, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो तय कर सके कि इसका मॉरल कोशेंट कितना स्ट्रांग है। आईएएस का टॉपर, आईएएस एक स्ट्रांग, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें रिटन 3 टियर सिस्टम है, रिटन होता है, इंटरव्यू होते हैं। उसका जब अधिकारी तीनू जोशी और अरविंद जोशी 10 साल जेल में रहते हैं करप्शन के, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कोई भी ऐसा बैरोमीटर नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि हमारा जर्नलिज्म में करप्शन कैसे हम फ्री करें। हम जब सेलेक्ट करते हैं तो शायद ये पूछते हैं कि अच्छा किस मंत्री से तुम्हारे कांटेक्ट हैं। अब तो यहां तक आ गया है कि रेवेन्यू कितनी ला सकते हो जरा बताना। जितना रेवेन्यू लाने का वादा करता है उसी हिसाब से उसकी तनख्वाह भी होती है। जब इस तरह का डीजेनरेशन होगा तो इस साख की बात हम करते हैं, ये साख मां की गोद में जो वैल्यू एजुकेशन मिलता था वो खत्म हो चुका है। और कल्पिट है कौन? ये स्टेट नहीं है। आज जो ये टॉपिक आपने रखा है कि मीडिया पर संकट, ये संकट स्टेट अथॉरिटी से नहीं है, ये संकट उस समाज से है जिसमें एक वर्ग है जो राष्ट्रवादी है, दूसरा है वो पता नहीं क्या है, और इस तरह करके आपने थॉट प्रोसेस को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। स्ट्रेट थॉट किसी का नहीं है। हो सकता है कि फसल बीमा योजना बहुत अच्छी हो लेकिन डीमोनेटाइजेशन खराब हो, पर हम इस तरह वेडेड होते हैं आइडियोलॉजी से कि डीमोनेटाइजेशन पे अगर हमारे रिपोर्टर ने कहा कि नहीं साहब वो बुढ़ा 84 साल का बेहोश हो गया क्योंकि उसको 4 दिन से पैसे नहीं मिल रहे थे, तो आरोप ये लगेगा कि साहब ये मीडिया बिल्कुल राष्ट्र की चिंता नहीं है। क्या मीडिया को राष्ट्र की बिल्कुल चिंता नहीं है? एक बार हमसे किसी ने कहा, बड़े आदमी ने कहा कि भाई मीडिया को क्या हो गया कि देश की जरा भी चिंता नहीं है। मैंने क्या हुआ? तो बोले कि नहीं आप बताइए, डीमोनेटाइजेशन की बुराई कर रहे हैं ये लोग। तो हमने कहा तो इसमें राष्ट्र का कहां से आ गया? तो बोले नहीं, मतलब राष्ट्र हित में एक काम हो रहा है और उसकी भी बुराई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो मीडिया है ये राष्ट्र की चिंता नहीं करता। तो हम बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है इस समय, और बड़ी सीरियस क्राइसिस है। और क्राइसिस यहां से नहीं है कि स्टेट एजेंसीज हमें सप्रेस करेंगी, सब्जुगेट करेंगी। ये प्रॉब्लम हमें किसी सत्ता से नहीं होनी है। समाज जिस तरह से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप एक खिलाफ लिख दीजिए किसी पॉलिसी के और देखिए कि समाज से ये आ रहा है। तो खतरा यहां से है कि या तो हम इस समाज के थॉट प्रोसेस को बदलें, एक सम्यक भाव हो,
रोमिला थापर पूरी जिंदगी एक इतिहास का एक नया ही चश्मा देखती रही। राइटिस्ट विंग का जो इतिहासकार था वो दूसरा देखता रहा। क्या वजह है? सत्य क्या कहीं बीच में नहीं होता, या तो उस तरफ होता है या इस तरफ होता है, या तो भगवा पहने सत्य होगा या फिर कम्युनिस्टों के पास होगा। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम स्ट्रेट थिंकिंग बंद कर दिए हैं, लॉजिक पावर हमारी विशिएटेड है, पुअर है। लिहाजा सत्य हमें लगता है कि या तो इस साइड में है या उस साइड में है। हमारा खतरा इस समय किसी स्टेट के प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट से नहीं है, शिकारी तंत्र जो तंत्र कहते हैं वो राज्य के उससे नहीं है। हमारा खतरा है कि समाज हमें रिजेक्ट कर रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि एक पार्शियल थिंकिंग के साथ चल रहा है, आइडियोलॉजिकली इतना वेडेड है, इतना कमिटेड है कि अगर दूसरा आइडियोलॉजी उसके सामने आप लाते हैं, दूसरे फैक्ट्स लाते हैं, तो कहता है ये इसको पाकिस्तान भेज दो, ये राष्ट्र की इसकी चिंता नहीं है। तो एक तो खतरा यह है कि समाज में जो ये डिवीजन हुआ है, इतना शार्पेंड जिसे किया गया है, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि एक सम्यक भाव ले आए। हो सकता है फसल बीमा योजना इस देश की शायद अद्भुत योजनाओं में से एक है, लेकिन मनरेगा भी उतनी ही अच्छी है। और मनरेगा कौन लाया है आप जानते हैं। तो हम क्यों नहीं जब एनालिसिस करते हैं तो एक सम्यक भाव से करते हैं, लिहाजा ना हम इस साइड के होंगे ना उस साइड के होंगे, हम एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होंगे। हम सरकार की कहीं हो सकता है कि तारीफ भी करें या आइडियोलॉजी की भी तारीफ करें। तो अभी किसी यूनिवर्सिटी का भी आ रहा था कि कुछ लड़कियों ने गाय का मास्क लगा के बाहर निकलना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि शायद इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, बिना मास्क के तो ऐसे जाने में तो रेप हो रहा है। तो उन्होंने गाय का मास्क लगा के अपने ऊपर और बाहर जाना शुरू किया। कितना बड़ा व्यंग है समाज पे, ये आप समझ सकते हैं। और ये व्यंग के लिए ही किया गया है कि आप गाय को माता मानते हैं, चलिए साहब हम कल से जाएंगे जीन्स और शर्ट पहन के और एक गाय का मास्क लगा लेंगे। हमारे थॉट प्रोसेस की ये प्रॉब्लम है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जुडिशियरी करप्ट है, आप मीडिया में कहां से लाएंगे? कौन सा बैरोमीटर रखेंगे जो कि मॉरल कोशेंट को डिटरमाइन करेगा? हमने करीब 5000 लोगों को जॉब पे रखा अपने करियर में। बहुत कुछ अच्छे उसमें अच्छे निकले, कुछ खराब भी निकले। कौन सा कोशेंट है? जब आईएएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम का टॉपर 3 साल बाद जेल में होता है गोरखपुर में, जो कि आईएएस का टॉपर रहा है, तो कोई मॉरल कोशेंट को डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत सीरियस ये बात सही है कि पतन हुआ है, लेकिन पतन ओवरऑल हुआ है। जो वैल्यू एजुकेशन मिलता था हम उसको दे, क्या एडिटर का कंडक्ट हमारे अबव बोर्ड है? हमारा एडिटर 10 साल बाद कहीं राज्यसभा में जाने के लिए एड़ियां रगड़ता है, मंत्रियों के पास घूमता रहता है। लाखों की तनख्वाह जब एडिटर लेगा तो रीढ़ तो खत्म हो ही जाएगी। लाखों की तनख्वाह लेंगे आप, उसके बाद आप चाहेंगे कि मालिक अपने टर्म्स न डिक्टेट करे, यह कैसे होगा? तो और ये एडिटर का जो वो है प्रोफेशन, आर्टिकल 19(1)(a) में जो 8 रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, उसमें एक भी रेस्ट्रिक्शन स्टेट को पावर नहीं देता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करें। लेकिन वहीं पे जब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आता है तो 19(6) में ये स्टेट को पावर दिए गए हैं कि यू कैन इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि ये जो एडिटर हो ये संत हो। दरअसल एडिटर जब तक संत नहीं होगा, लेकिन 10 लाख की तनख्वाह महीने में लेंगे तो संत तो आप नहीं हो सकते। संत होने की जो शर्तें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। आज जरूरत यह है कि एडिटर का कंडक्ट हमारे रिपोर्टर और हमारे डेस्क के लोगों के लिए एक आदर्श बने। क्या हम कर पाते हैं? हम तो ये करते हैं कि अपने रिपोर्टर से पूछते हैं, अच्छा भाई तुम आजकल वो देख रहे हो, तुम्हारी बीट क्या है? ये बीट है, जरा सा देखो तो कोई बढ़िया फ्लैट चाहिए, कोई कॉलोनाइजर अगर परिचय का हो तो जरा बताना, ताकि 5 लाख कम कर दे। जब हम एडिटर ये करने लगेंगे तो हम उससे नैतिकता की उम्मीद कैसे रखेंगे? तो ये साख जो गिर रही है ये एडिटर्स ही बचा सकते हैं, और एडिटर्स तब तक नहीं बचा सकते जब तक कि उनकी तनख्वाहें ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर में नहीं होंगी। जब तक वो रहेंगी ये एडिटर की रीढ़ नहीं बन पाएगी, और अगर रीढ़ नहीं बनती है तो वो तन के खड़ा नहीं होता। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आज जब आप लोग कर रहे हैं
2000 इसके पहले भी हम कर चुके हैं। एक फैसला लेके जाइए। जब हम यहां आए हैं तो कम से कम समाज में जाएं, कहें कि हम पत्रकार हैं तो कुछ इज्जत तो हो। क्या हो पाती है वो इज्जत? दूसरा एक तो ये है कि हमारे जो सर्विलिटी होती है, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, सर्वाइल होते हैं हम, केचुए की तरह व्यवहार होता है हमारा। और दूसरा अज्ञानता का है। मीडिया को कई बार लोग ब्लेम करते हैं, मुझे डिफेंड करना पड़ता है। दरअसल ये प्रॉब्लम मीडिया के नैतिकता से ज्यादा मीडिया की अज्ञानता की है। कभी देखा है आपने रिपोर्टर को, कभी देखा है एडिटर को कि रिपोर्टर को इस बात पे डांटे कि जब तुम गए थे फील्ड में तो वो टॉपिक पढ़ के गए थे कि नहीं? क्या रिपोर्टर में ये सलाहियत होती है कि वो बता सके कि हां इस समय डाई अमोनियम फॉस्फेट की स्थिति क्या है, कितने सौ रुपए किलो बिक रही है? अगर आप नहीं जानते हैं, इंडियन फार्मर्स प्लाइट को नहीं जानते हैं, तो आप रिपोर्टर को नहीं बताएंगे, आपका न्यूज वो होगा नहीं। NHFS राउंड 4 अभी 1 महीने पहले आया है। आप में से कितनों को मालूम है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4 जो कि हर 10 साल के बाद आता है, NFHS की रिपोर्ट आई, थ्रेडबेयर एनालिसिस है इंडियन हेल्थ सिस्टम की। IMR कितना है, MMR कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एट बर्थ कितनी है, माल न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, कितनों ने आपने पढ़ा, कितनों ने स्टूडियो डिस्कशंस किए? इसलिए कि आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। फार्मर्स एजिटेशन एक सीमा पे होता है, तो हम ड्राइंग रूम में अंकल चिप्स खा के ड्राइंग रूम आउटरीच कहते हैं, वो तो शुरू कर देते हैं। लिहाजा चैनल में दिखाया जाता है एक सिर काटा है, अब तो बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो घुस जाओ पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा मजा आता है, जनता भी देखती है। लेकिन कितने लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेके यहां पे डिस्कशन किया? कितने एडिटर्स ने मॉर्निंग मीटिंग में ये बातें कही? अज्ञान ही हैं हम, और अज्ञानी है ये इसी वजह है कि कैरेक्टर पूरा न्यूज का हमने चेंज कर दिया है। हमें हकीकत, अब बजट की एनालिसिस आप देखते हैं, बजट के बारे में कि किस तरह डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है, कितना उस पर एनालिसिस होती है। नतीजा यह होता है कि पूरे न्यूज के कैरेक्टर को आपने अभिजात्य वर्गीय बना दिया है, एलिटिस्ट बना दिया है। बंबई में पानी बरसेगा, हाफ आपके कहेंगे आज बंबई में पानी बरसा, सड़कें जाम। लेकिन वहीं अगर बुलंदशहर में बलात्कार होता है तो वो खबर नहीं होती है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमने कभी नहीं सोचा है कि प्लाइट ऑफ फार्मर, और इसके लिए आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए। फार्मर्स की प्लाइट जानने के लिए आप 1 हेक्टेयर में 36,712 रुपए लगते हैं खेती करने में। इसको जानने के लिए आपको CSCP की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारा रिपोर्टर, हमारे एडिटर मॉर्निंग मीटिंग में कहते हैं कि जरा जाके रूरल इंडिया में देखो कि वो प्लाइट क्या है? तो हमारी अज्ञानता बहुत भीषण है। और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आज जब आप लोग जाएं तो एक आवाज बुलंद करें कि अनैतिक नहीं होंगे। बड़ा मजा आता है जब एडिटर मिनिस्टर के यहां जाता है कि साहब मालिक के घर शादी है, जरा सा आपको आना है। कितना घिनौना वो चरित्र होता है। एडिटर जाता है, हमारा स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जाता है कि जरा मालिक के यहां शादी है यार, मंत्रियों को बुलाओ। गली बांध में झांक के देखिए, हम गलीश लोग हो गए हैं। शर्म आती है, ना हम ज्ञान हमारे पास है, ना नैतिकता का वो ताकत है कि वहीं इस्तीफा दे देगा, दे तुम्हारे मुंह पे ये इस्तीफा। हम किसी मंत्री के यहां तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं जाएंगे। जिस दिन से हमने ये करना, खास करके एडिटर, जिस दिन से वो करना शुरू कर देगा, ये जर्नलिज्म चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या वो सलाहियत, वो नैतिक ताकत है? जब 10 लाख 5 साल हम लेंगे, 10 लाख रुपया महीना, तो रीढ़ तो कहीं की धुल जाएगी, कब की खत्म हो चुकी होगी, केचुआ हो जाएंगे हम। और वो केचुआ हम हो चुके हैं। तो ये हम लोग जो बात करते मीडिया की साख की गरेबान में हाथ झांक के देखिए। हकीकत यह है कि हम किस तरह सजदा करते हैं पावर्स दैट बी के पास, राज सत्ता के पास जाके किस तरह सजदा करते हैं। जिस दिन हम वो करते हैं, आप आइकॉन्स बनाना शुरू कीजिए। हमारा एडिटर अगर मंत्री के यहां गया है इनविटेशन चेयरमैन की देने, तो कल से उसको एडिटर मानना बंद कर दीजिए। वो एडिटर आपका नहीं, वो आपका आदर्श नहीं हो सकता। और आप भी ना करें। आप अगर होम मिनिस्ट्री के बीट कर रहे हैं तो किसी थानेदार का ट्रांसफर करवाने ना जाएं, या किसी ACP का ट्रांसफर करवाने ना जाएं।
ये ताकत अपने अंदर रखे कि नहीं, हम होने नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं। जब तक भ्रष्टाचार का ये लेवल उसका नहीं आएगा, इनटॉलरेंस का, कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे अपने यहां विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ये नहीं हो सकता। एक बार छोटा सा किस्सा बता के खत्म करूंगा। हेनरी डेविड थोरो का नाम आपने सुना होगा, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जन्मदाता थे। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस उन्हीं से लिया था। हालांकि बाद में गांधी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ पोर्शन हमने लिया था, बाकी इसमें हमने चेंजेस भी किए। हेनरी डेविड थोरो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जनक थे। अमेरिका ने एक टैक्स लगाया। थोरो ने कहा कि नो, द स्टेट डजंट हैव पावर टू इंपोज दिस काइंड ऑफ टैक्स। थोरो को अमेरिकन पुलिस ने बंद कर दिया जेल में। उस जमाने में मीडिया तो होता नहीं था इतना, तो थोरो जेल में बंद थे। अचानक उनका पड़ोसी किसी और कैदी को देखने जेल पहुंचा, तो देखा कि थोरो बंद है, तो बोला, थोरो हाउ कम यू आर इनसाइड द जेल? तो बोला, नो नो, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, हाउ कम यू आर आउटसाइड इट? आप बाहर कैसे हैं जेल के, जबकि आपको आंदोलन में जेल में होना चाहिए? तो आज हमें पता करना यह है कि जो बैठे हुए लोग हैं मीडिया के शीर्ष जगहों पे, ये कौन हैं? ये क्या वाकई उस जज्बे को लेके आए हैं? क्या ये संत भाव से करते हैं? और अगर नहीं करते तो डोंट गिव देम एनी रिकॉग्निशन, दे आर नॉट वर्थ इट। और जब तक ये जज्बा नहीं रखेंगे, आप लोग यंग हैं, लंबा करियर है, अगर ये इसी तरह से जमीन के पर जाता रहा, जमीन दोज होता रहा, इसी तरह इसको डेनिग्रेट होता रहा, तो आने वाले दिनों में जब आप चाय की दुकान पे कहेंगे हम जर्नलिस्ट हैं, तो कहेंगे यार जरा जेब संभाल के रखना। थैंक यू वेरी मच।